जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यह बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आया है ज्ञान बिंदु का, इसका ही पेपर नंबर 17 होगा। ये पेपर जो है 27/2/2022 को हुआ था। इसमें कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका ही जो है डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ब्रीफली देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आया था। पहला क्वेश्चन कर है बेकिंग सोडा है सोडियम, तो डैश किसका हो जाएगा? बाइकार्बोनेट का हो जाएगा। कर है सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकरी उत्पादन में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में होता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट हाइपो एक रंगीन जो है क्रिस्टलीय तत्व है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है KOH होता है, को कास्टिंग पोटास कहा जाता है। कर है सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, जिसका फार्मूला जो होता है NaCl3Cl होता है सिर्फ। 2 नंबर क्वेश्चन कर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, ये हो जाएगा 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% है। कर है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का साक्षरता दर 93.91% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। देश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री BB सिंह ने घोषित किया था, जो कि 4 फरवरी 1990 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 59 पर अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो है को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र आबादी अधिक होने के कारण अपनाया जाता है। लोकतंत्र के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। पहला संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा जो है अध्यक्षतात्मक प्रणाली। संसदीय प्रणाली का जनक जो है ब्रिटेन है। अध्यात्मक प्रणाली का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिक में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन जयप्रकाश नारायण ने किया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा कोलंबस के द्वारा किया गया था।
कह रहा है 1492 एडी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने भारत को खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण बहामा द्वीप को खोज लिया और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहकर संबोधित किया और बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में अमेरिका की खोज का जिक्र किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एबेल तस्मान और कैप्टन कुक को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो है तस्मान जो है ये आपको न्यूजीलैंड को और कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने एशिया के अनेक देशों की यात्रा की है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों का सर्वागमता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो भुजा 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 होगा, भुजा कोण भुजा होगा, भुजा भुजा कोण ये नहीं होगा, क्योंकि जब ये होगा तो एक भुजा, देखिए ये सर्वागम का नियम होता है, दो त्रिभुज को सर्वागम करने के लिए या तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये कोण बराबर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है भुजा भुजा कोण, यानी ये भुजा भुजा ये कोण, तो ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा 1950 के पहले हिंदी चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। कह रहा 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। 1887 ईस्वी में फ्रांस ने इंडो चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीनी संघ था। 1893 ईस्वी में लाओस और 1898 में क्वांग चाओ वान को फ्रांस ने इस संघ में जोड़ दिया। नेक्स्ट है, वियत मिन्ह नामक साम्यवादी सेना ने हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जापानी और फ्रांसीसी से संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 1953 में लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है, 1954 के जेनेवा सम्मेलन के बाद फ्रांसीसी द्वारा वियतनाम को स्वतंत्रता देना पड़ा। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, कर है नेदर द बॉयज नोर द टीचर्स डैश प्रेजेंट, आंसर हो जाएगा इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीकी है, तो आंसर हो जाएगा एमआरआई। देखिए एमआरआई जो है, एमआरआई का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है, रिसोर्स होना चाहिए यहाँ पे, रिसोनिक्स। कह रहा है एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगे का प्रयोग होता है। एमआरआई तकनीक को जो है चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी एमआरटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई द्वारा संपूर्ण शरीर में जमबत या विकृत का पूर्ण सही एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सीआरआई का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है क्वेटनेस रेडी, जो है फ्रेश नहीं दे रखा है यहाँ पे, इंजरी होता है। कर है एफआरआई का पूर्ण रूप जो है फेवरेबल रिस्पिरेटरी इलनेस होता है। सीटी स्कैन का कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन के द्वारा संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृत का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ ईईजी में मस्तिष्क की विकृति का पता लगाया जाता है। एक होता है ईसीजी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपको हृदय यानी धड़कन का जो है पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों में से होता है, इसीलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्ष दल दोनों का जो है होना अनिवार्य है। वर्तमान में जो है देश में अब 6 राष्ट्रीय दल है। हाल ही में 3 दलों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस,
तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वर्तमान में 6 राजनीतिक दल है, जिसमें देखिए भारतीय जनता दल पार्टी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय दल वह होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित हो, जबकि क्षेत्रीय दल केवल विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। भारत में विपक्षी पार्टी के लिए कुल सीटों की जो है 10% सीट प्राप्त करना अनिवार्य है। ब्रिटेन में विरोधी दल विपक्षी दल को भविष्य का सरकार माना जाता है। राजतंत्र वंशानुगत शासन प्रणाली होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामादेवी थी। वे जो है 16 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बगीचा। कह रहे बगीचा जो है वो प्राकृतिक तंत्र पारितंत्र नहीं है। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे ही पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र 2 कारकों से बनता है। पहला जो होता है प्राकृतिक पारितंत्र, जो प्राकृतिक प्रदत्त हो अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहीं हो, जैसे जंगल, समुद्र, नदियाँ, मरुस्थल आदि। दूसरा जो होता है कृत्रिम पारितंत्र, जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे बांध, फसल क्षेत्र, एक्वेरियम, उद्यान, तालाब इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। शब्द की सर्वप्रथम 1935 में A.G. टांसले द्वारा जो है दी गई थी। A.G. टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी जो है तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वो समुद्र है। तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन करें, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर कहना है, कह रहा है इफ ही डैश वी वुड गो, तो आंसर हो जाएगा केम हो जाएगा। केम जो है वो पास्ट टेंस में आता है। प्रोटेस्ट का जो होता है क्लोज्ड यानी सिनोनिम्स कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट, विरोध करना होता है प्रोटेस्ट मीन्स। करता है प्रतिनिष्ठ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साइरस एस पूनावाला को। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। साइरस एस पूनावाला को कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु यह पुरस्कार दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। यह पुरस्कार तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तनु बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। कह रहा है विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। टंगस्टन का गलनांक उच्च होने के कारण इसका प्रयोग जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो होता है वह 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तनु में सोडियम मिला होने के कारण यह जो है पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर 16वां क्वेश्चन कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 20% की दर से। चलिए
इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक आता है, इससे निकाल लीजिएगा 1250 और 1800। तो 1250 किसका रूट हो रहा है, ये हो रहा है आपका 25 का, और ये हो जा रहा है 36 का। तो ये 5 का, ये 6 का। तो एक जो है बढ़ा किस में, 5 में, तो बटा 5 अगुने 100, इसको काटिएगा 20% हो जाएगा। एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 350 रुपया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर रहा है तारापुर केंद्र है, तो आंसर हो जाएगा आणविक शक्ति का। तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र क्वथन जल रिएक्टर का उदाहरण है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र दबाव भारी जल का जो है आधारित पर रिएक्टर है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र दबाव भारी जल पर आधारित जो है रिएक्टर है। ठीक है। 18 मई 1974 ईस्वी में जो है पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत का प्रथम स्वदेशी परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया गया था। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्ध। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था, दूसरा यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर कविता लीलाधर जगुरी द्वारा रचित है। यह कविता लीलाधर जगुरी की कविता संग्रह ईश्वर की अध्यक्षता में संकलित है। इस कविता में कवि ईश्वर की अवधारणा पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लीलाधर जगुरी की अन्य रचनाएं में शंखमुखी शिखरों पर 1964 में, नाटक जारी 1972 में, इस यात्रा में 1974 में, रात अब भी मौजूद है 1976 में, बची हुई पृथ्वी 1977 में, घबराए हुए शब्द 1981 में, भय भी शक्ति देता है 1991 में, अनुभव के आकाश में चांद 1974 में। नेक्स्ट है बादल राग कविता आधुनिक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। छाया मत छूना कविता के कवि गिरिराज कुमार माथुर है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होंगे, तो आंसर होगा समकोण। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका देहांत हो गया। ठीक है। कर 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीडीएस पद का सृजन किया। जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। सीडीएस की पद अवधि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो है होता था। कह रहा है 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना से जो है हो गई थी। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। इन्होंने बिपिन रावत की जगह ली है। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं जो कि 25वें हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, 29वां हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जिसे हम कैग कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, ये हो जाएगा लाल पान का बेगम। लाल पान का बेगम जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पुस्तकों में महिला आंचल जो कि सबसे जो है विकसित बुक है, ये महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौड़ाहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ठुमड़ी, एक आदमी, रात्रि की महक, अग्नि खोर, पंच लाइट, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ठोस आदि हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यास के जनक हैं। महिला आंचल हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक जो है उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध बिहार के अररिया जिले से है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, गौडर, चित्रांगदा, विसर्जन, पोस्ट ऑफिस, गोरा इत्यादि पुस्तक लिखे गए हैं।
फिर आता है कालिदास। कालिदास के द्वारा कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत इत्यादि पुस्तक की रचना की गई है। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचना की गई है। रचना और रचनाकार जैसे कि सूखी नदी का फूल, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। शिक्षा में हेरफेर, ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। करे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। स्थापना के समय यूएनओ में 51 सदस्य देश थे। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएनए में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। यूएनए के 193वां सदस्य देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। यूएनए के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय हेग में है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन जो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। यूरोपीय संघ की स्थापना मैनचेस्टर संधि नीदरलैंड के मैनचेस्टर संधि नीदरलैंड के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इसका डिस्कशन यहाँ पर दे रखा है। हाँ, और साथ में देखिएगा तो एक पेज से लेकर के 426 पेज तक जो इसका PDF है, इसको हम इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो वहाँ से जाकर के आप लोग इसको जो है जरूर देख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है RBC में। हीमोग्लोबिन वर्णक RBC में पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण जो है रुधिर लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। शरीर में ये जो है गैसों के परिवहन का कार्य करती है। लाल रुधिर कणिकाएं की कोशिकाओं गोलाकार होती है। RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। RBC का निर्माण जो होता है ये आपका हड्डी के अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है रक्त का समान pH स्तर जो होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं WBC संक्रमण से शरीर की रक्षा जो है करती है। केचुआ एवं एनिलिडा ऐसे प्राणी हैं जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुआ जो है, केचुए में रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रमय होते हैं। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है इज द रूल अप्लीकेबल डाइज ऑल ऑफ अस। इसका आंसर हो जाएगा 2। कह रहा है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा वायु, जल, कीट, यानी ये सभी के द्वारा। कह रहा है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण वायु, जल, कीट आदि माध्यम द्वारा होता है। परागकोश से परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागन कहलाता है। यदि परागन का स्थानांतरण वायु द्वारा हो तो परागन की इस प्रक्रिया को एनोमोफिली कहा जाता है। जल द्वारा परागन की प्रक्रिया को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। कीट द्वारा परागन की प्रक्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को चिरेप्टोफिली कहते हैं। परागन के कारण जो है अजैविक और जैविक। अजैविक में आएगा तो वायु, जल, और जैविक में आएगा तो जंतु हो जाएगा। अजैविक कारण जो है वायु, मक्का एवं घास में समानता अजैविक कारकों के अंतर्गत वायु द्वारा
परागण सबसे सामान्य है? जल जो है वेलिसनेरिया एवं हाइड्रिला ताजे जल, जोस्टेरा या समुद्री घास समुद्री जल। जैविक कारक में अधिकांश पुष्पीय पौधे जंतुओं को परागण कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ सामान्य परागणकर्ता प्राणी मधुमक्खी है, तितली, मक्खी, बोटल, ततैया, चिड़िया, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिस क्रिया में किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ऊर्जा के संरक्षण नियमों के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन का है, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। डी.आई. मेंडलीव को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव ने 63 ज्ञात तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों व 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम में जो है सारणीबद्ध किया है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण के बारे में देखिए। पहला गुण जो कह रहा है, तत्वों का अध्ययन सुविधाजनक है। दूसरा जो है, भविष्य में खोजे जाने वाले अज्ञात तत्वों के गुण धर्मों की भविष्यवाणी संभव हुई है। तीसरा है, तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करना संभव हुआ है। चौथा जो हो जाएगा, नए तत्वों की खोज व वैज्ञानिक अनुसंधानों में सहायता प्राप्त हुई है। और पांचवा जो है, तत्वों के यौगिक की प्रकृति व उनके संयोजकताओं की जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता हेनरी मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। नेक्स्ट आता है जो एक्टिव पैसिव एक्टिव, यानी एक्टिव वॉइस जो है दे रखा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ही स्पीक्स हिंदी, तो आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा अवध नारायण सिंह हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। नंद किशोर यादव बिहार विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। उड़ीसा से अलग होने के बाद बिहार का निर्माण हुआ था। उस समय में विधान परिषद के सदस्यों द्वारा सभापति और उपसभापति को चुना जाता है और हटाया जा सकता है बहुमत द्वारा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा में 75 सदस्य होते हैं। विधान परिषद में जो होगा वो 75 सदस्य होगा और बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होगा। विधानसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है या हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन समाप्ति की प्रक्रिया है। विधान परिषद की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्था, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं।
उसके बाद 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों। नेक्स्ट आता है 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापक करते हैं। ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम का नहीं होनी चाहिए। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा जो है उसे मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर रहे हैं अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा G.J. मेंडल को। अनुवांशिकी का जनक G.J. मेंडल को कहा जाता है। मेंडल का अनुवांशिकी का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित था। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। कह रहे बीरबल साहनी को जो है भारत जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया जबकि जीन शब्द विलियम जोहानसन ने दिया है। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। 28 जून 1914 का ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजेवो में कर दी गई। यह सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसो की मुख्य भूमिका रही। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय आदर्श को शांति सम्मेलन में बहुत महत्व नहीं दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा दे कहता रहता है काले पद प्रतीक। आंसर हो जाएगा समाज का। कह रहा है समुद्र का कुछ भी पता नहीं होता है मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। पंक्ति में रेखांकित शब्द समुद्र समाज का प्रतीक है, अनविकल्प असंगत है। समुद्री का कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1974 में सम्मानित किया गया था। सीताकांत जो है महापात्र 1961 के UPSC के परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए थे। समुद्र कविता में चिरतृष्ण मनुष्य है। सीताकांत महापात्र को 1993 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य। कह रहा है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य जो है वह खाद्य उपलब्धता से है, खाद्य की पहुंच से है, खाद्य की सामर्थ्य से, यानी सभी हो जाएंगे। कह रहा है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य से है। खाद्य की उपलब्धता का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ सर्वत्र अबाध रूप से मिले। अनाज के लिए क्रय शक्ति का होना भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अनाज का गुणवत्ता युक्त अर्थात पौष्टिक युक्त होना भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। FCI खाद्य सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान -1 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले तृतीय भारतीय मूल की महिला बनी, तो आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली तृतीय भारतीय मूल की महिला बन गई। भारतीय मूल की 3 महिला अंतरिक्ष में गई जो नासा के माध्यम से जाने वाले में शामिल हैं। पहला कल्पना चावला, जन्म करनाल में हरियाणा में हुआ था 17 मार्च 1962 को। फिर आता है सुनीता विलियम्स, जन्म यूक्लिड ओहियो में हुआ था 19 सितंबर 1965 ईस्वी में। फिर आता है शिरीषा बांदला, जन्म गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के 3 महिलाएं हैं जिसमें से कल्पना चावला और शिरीषा बांदला का जन्म भारत में हुआ था जबकि सुनीता विलियम्स का जन्म
अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालीन सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 3 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र जो भी हो तक होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र है। फिर देखिए कह रहा है इन द स्टोरी द IS आर नोट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इसका आंसर हो जाएगा बी, सहारनपुर। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था। वर्तमान में 7 स्थानों पर 22 रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जो है वो कार्यरत है। भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर में देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है या स्टेशन कहे कर्नाटक में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर रहा है बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बस्तर में। ठीक है, बैलाडीला श्रेणी बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला रेंज में प्रचुर मात्रा में लोएस्क पाया जाता है। इस पर्वत का आकार बैल के खूबर की तरह दिखती है, अतः इसे बैलाडीला नाम दिया गया जिसका अर्थ बैल की कुबड़ी होता है। देश के लोएस्क में देख लीजिए तो छत्तीसगढ़ में जो है उसमें डाली, राजहरा पहाड़ी, बैलाडीला, दुर्ग और दंतेवाड़ा जिला में। कर्नाटक बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बंगारकल, अन्नादुइन, बेलारी, चित्रदुर्ग जिला। उड़ीसा में गुरु महसानी, कोमापाद जो है बादाम पहाड़ी, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिला में। झारखंड में जो है यह है पेसिरा बरू, पाडाबुरु, नोमा मंडी, ये सिंहभूमि और अन्य जिले में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में ओगोल, गुड लकमा, छावली, ये ओगोला और जंटूर जिला में। पश्चिम बंगाल में दमुदा श्रेणी वर्तमान जिला में है, बर्धमान जिला में। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन कह रहा है सरहुल पर्व मुक्त कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व मुक्त कौन मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उराव। कह रहा है सरहुल पर्व झारखंड में मुक्त उराव जनजाति मनाते हैं। सरहुल त्यौहार प्रकृति की जो है परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार को मुंडा जनजाति में बा और उराव जनजाति में खद्दी कहते हैं। मंडा, कदलेटा, कर्मा, सोहराई, देव, उठान, बहुरा, पाटो, सरना जो है सेंद्रा आदि झारखंड के जनजातियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। त्यौहार और संबंधित राज्य देखिए कर है मेदराम जतरा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉस महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। मारू महोत्सव या गणगौर पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। लोसांग नामसूंग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। तुरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। अम्बुबाची मेला असम में। चारकुट त्यौहार मिजोरम में। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन कर है अमन फसल संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा धान से। अमन फसल धान से संबंधित है। औस, अमन और बोरा चावल की विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। ओस को गर्मियों में
पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। अमन धान की किस्म वर्षा ऋतु में बोया जाता है। बोरो धान सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। बोरो राइस को स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। धान की प्रमुख किस्म देखिए तो माही सुगंधा होता है, पूसा सुगंधा 5 होता है, जया होता है, पद्मा होता है, करुणा होता है, कृष्णा रत्ना आदि होता है। गेहूं की प्रमुख किस्में में पूसा सिंधु होगा, सोनालिका होगा, कल्याण सोना होगा, कुंदन होगा, अर्जुन होगा, सोनार 64 होगा आदि होगा। नेक्स्ट है सरसों की प्रमुख किस्में में पूसा बोल्ड होगा, पूसा जय किसान होगा, पीताम्बर होगा, वरुण। मटर की प्रमुख किस्में अपर्णा, प्रकाश। आम की प्रमुख किस्में में सिंधु, अल्फासो, हिमसागर आदि होगा। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कह रहा है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सदस्यों के द्वारा। कह रहा है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह SHG सूक्ष्म उद्योग का ऐसा समूह है जो अपनी आय से सुविधाजनक तरीके से बचत करने और उसको समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करने और उसे समूह के सदस्यों के उनकी उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य शर्तों पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है SHG वित्तीय संस्थाएं समाज के जिन वर्गों तक नहीं पहुंच पाती है, समाज के उन वर्गों में बचत की आदत और ऋण की सुविधा के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। SHG महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो आंसर हो जाएगा गौरव का लाघव। कह रहा है पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो हो जाएगा 75%। पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। वास्तव में पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग महासागरों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागर में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। नेक्स्ट है भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है समुद्री जल में नमक जो है वो 3.5% होता है। समुद्री जल का pH मान 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी रचना है, एक कहानी यह भी रचना है, तो आंसर हो जाएगा मनु भंडारी का। ठीक है, कर एक कहानी यह भी रचना है, एक कहानी यह भी का प्रकाशन 2007 में किया गया। मनु भंडारी का रचना में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, बिना दीवारों का घर आदि है। उसके बाद आता है महाश्वेता देवी की रचना में नाती, अमृत संचय, ईंट के ऊपर ईंट, स्त्री पर्व, आदिवासी कथा। फिर आता है मुदला गर की रचना में टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ग्लेशियर से उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा आदि है। फिर आता है मैत्रेय पुष्पा की रचना में स्मृति देश, चाक, झूला नट, अलमा, कबूतरी, चिन्हार, गुड़िया गुड़िया, भीतर गुड़िया, कस्तूरी, कुंडल, बसे, खुली खिड़कियां आदि। फिर 47वां क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेमी तथा एक विकर्ण 24 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी 384 हो जाएगा। जैसे विकर्ण होगा तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये सामने का भुजा कर्ण होगा, ये मान लीजिएगा आधार, ठीक है, या बेस मान लीजिएगा, और इसको मान लेना है लंब। फिर इसको जो है इस पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला आप निकालिएगा तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 48वां क्वेश्चन का है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर बीमारी की एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी
छड़ की लंबाई क्या होगा? तो इसका आंसर होता है रूट में दे देते हैं, तो L² + B² + H²। ये घनाभ का फार्मूला होता है रूट का, जैसे घनाभ बनेगा इसका, ये वाला, ये हुआ, ऐसे घनाभ बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है लंब, एक होता है ये आधा हो जाएगा बेस, ये लंब, और ये सॉरी ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे निकलेगा। कह रहा है कौन भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा व प्रशिक्षण। कह रहा है अर्थशास्त्र में भौतिक पूंजी उत्पादन में 3 कारकों में से एक है। इसमें कच्चे माल से वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली अस्थायी मानव निर्मित गैर वित्तीय संपत्तियां शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यात्मक पूंजी के अंतर्गत उत्पादन के लिए कच्चा माल, विज्ञापन, विपणन, श्रम लागत आदि शामिल होते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी प्रभावी पूंजी प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली पूंजी है। फिर आता है देनदारी का भुगतान करने के बाद यह मौजूदा परिसंपत्ति का अधिशेष है। नेक्स्ट है यह निश्चित कार्यशील पूंजी परिसंपत्ति का निश्चित मूल्य है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका शार्क का। कह रहा है असमतापी जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जो आप आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, असमतापी जंतु कहलाते हैं। असमतापी जीवों के शरीर का तापमान जो है स्थिर नहीं होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं तथा अंडे देने वाले होते हैं। सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ होता है, परंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, उभयचर भी असमतापी होते हैं और इसमें जो है 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। नेक्स्ट है पक्षी तथा स्तनधारी नियत तापी होते हैं एवं 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर रहा है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में। कह रहा है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट का ऊपर उठना, गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना तृतीय गति नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति के समतुल्य गति करने वाले कणों के संदर्भ में न्यूटन का गति विषय नियम प्रभावी नहीं होते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जरूरत का उदाहरण कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर गिर पड़ते हैं। दूसरे नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो F = ma, यानी प्रथम नियम से परिभाषा और दूसरे से व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो आंसर हो जाएगा कृषि में। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कृषि क्षेत्र में अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी 2 प्रकार का होता है। एक होता है शहरी बेरोजगारी, दूसरा होता है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में औद्योगिक बेरोजगारी होगा और शिक्षित बेरोजगारी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी में परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। कह रहा है औद्योगिक बेरोजगारी के बारे में। इसमें जो है वे लोग शामिल हैं जो लोग जो है तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं परंतु बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारी होता है पढ़े लिखे लोग द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। परछन बेरोजगारी होगा किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। कह रहा है मौसमी बेरोजगारी 1 वर्ष के भीतर किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए जो है किसी व्यक्तियों को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन का। ठीक है, कह रहे सोयाबीन का बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में जो है 42% प्रोटीन, 22%
वसा 21%, कार्बोहाइड्रेट 12% नमी व 3 अन्य जो है वह घटक होते हैं। सोयाबीन का वनस्पति नाम जो होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। सरसों का वनस्पति नाम जो होता है वो होता है वैरासिका कैम्पेस्ट्रीज। नेक्स्ट, गेहूं का वनस्पति नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिविकम। फिर होता है अरंड। अरंड का वनस्पति नाम रेसिनस कोम्योनिस। ठीक है। कह रहा ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासी योरकर एवं मरामस नामक रोग होता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन का है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है कौन अपदस्थ कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया से संसद अपदस्थ कर सकता है। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख मिलता है। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग के जो है समय संसद अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करती है। महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। भारत में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध अब तक महाभियोग नहीं लाया गया है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन का है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा वोटर लिस्ट। मतदाता सूची यानी मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में मतदान के लिए जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति आदि चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का सृजन अनुच्छेद 89 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी संघीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की सूचना स्पीकर को देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में 245 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। एक सदन या एक सदस्य का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 57वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। करा दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से नेल्सन मंडेला संबंधित है। नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक रंगभेद नीति का विरोध करते हुए जेल में बिताए थे। नेल्सन मंडेला को जो है अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेल्सन मंडेला का है। इन्हें जो है 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कोफी अन्ना यूएन के महासचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट कर है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो है
प्रोबेबिलिटी या प्रयकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 1/2। कटा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है से संबंधित कलाकार में लच्छू महाराज हो जाएगा, सुखदेव महाराज हो जाएगा, सितारा देवी हो जाएगा, गोपी कृष्ण हो जाएगा, शोभना हो जाएगा, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदा दीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद आदि हैं। उसके बाद आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडले, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार आदि होगा। फिर आता है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित कलाकार में उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी, साराभाई आनंद, शिवरामन आदि। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान समय में 9 शास्त्रीय नृत्य जो है प्रचलित है। इधर यहाँ पे दे रखा है शास्त्रीय नृत्य और कौन सी राज्य की है। तो भरतनाट्यम हो जाएगा कहाँ की? तमिलनाडु के, कथकली केरल के, मोहिनीअट्टम केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, शास्त्रीय नृत्य असम के, मणिपुरी मणिपुर के, कथक उत्तर प्रदेश के, ओडिसी उड़ीसा के और छऊ हो जाएगा झारखंड के। चलिए 60वां क्वेश्चन कर रहा है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ब्रांड या एक से अधिक ब्रांडों का भी उत्पादन हो सकता है। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का चुकता पूंजी और वार्षिक कारोबार बृहद पैमाने पर होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव विश्व स्तर पर बढ़ा है। उदारीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव और विस्तार तेजी से बढ़ा है। विश्व का अब तक सबसे शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो आंसर हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। कह रहा है सरोज, पंकज, अरविंद समूह के शब्द सभी कमल के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द में जो है पद्म, सरजिस, नलिनी, पुष्कर, अरविंद, सतदल, अंबुज, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, उत्पल, पुंडरीक आदि हैं। कह रहा है एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुने 5 मीटर की आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो ये निकलेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 54 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर, दाल का बहुवचन शब्द है, तो आंसर हो जाएगा दाले। दाल का बहुवचन शब्द दाले हो जाएगा। दाल स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए वचन के नियमानुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा के अंत में अ को ए में बदला जाता है। जैसे दाल के दाले हो जाएगा, बात के बातें होगा। एक वचन शब्द का वाक्य दाल पक गई, बहुवचन शब्द का वाक्य होगा सभी दालें पक गई। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है, तो आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापक है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत आय प्रति व्यक्ति होता है। कह रहा है जीडीपी किसी देश की एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन का कुल योग होता है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम अर्जन करता है वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा की खुदाई 1967 से 68 में जेपी जोशी और 1990 से 92 में RS बिष्ट ने की थी। नेक्स्ट है धौलावीरा की जल प्रबंधन प्रणाली जो है ये उत्तम थी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्थल है जहां से त्रिस्तरीय दीवार के निर्माण का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भारत का 40वां में शामिल किया गया।
भारत में धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। हड़प्पा के स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मोहनजोदड़ो से जो है महास्नानागार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार में देखिएगा तो उत्तरी सीमा जो होता है वह मांडा में है, चिनाब नदी के किनारे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आइएगा दक्षिण में हो जाएगा महाराष्ट्र में दैमताबाद, और ये परवरा नदी के किनारे है। पूरब में जाइएगा तो यह है आलमगीरपुर यूपी में, और ये हिंडन नदी के किनारे पे है। फिर पूरा पश्चिम में आइएगा तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, और यह दास्क नदी के किनारे पे स्थित है। कराए चाहुंद्रो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वर्काकार ईंट मिलती है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनवाली से मिट्टी का बना हल मिला है। नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। रघु राम राजन व उर्जित पटेल पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण भारत के जो है वित्त मंत्री हैं। आरबीआई के एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। भारत में 1 रुपये के नोट वित्त जो है मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मूल कार्य में भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक को नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा आरक्षित निधि को जो है बनाए रखना होता है। ने सशर्म क्वेश्चन करा, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा मतलब होता है छूट घोषित किया। विजय ने जो है एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा या डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का जो अंकित मूल्य है वह क्या होगा। तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस मीन्स होता है जो आपको मान लीजिए कोई सामान है, मान लीजिए सामान का रेट रखा हुआ है 40 रुपया और इसमें से 20% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 40 का 20/100, ये कट गया, यानी 8 रुपया का डिस्काउंट किया, तो जो 8 रुपया घट रहा है वो हो जाएगा उसका क्या, सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा मार्क प्राइस। तो इस पे कह रहा है छूट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3200 का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। तो भारत में 2 नदी जो है एस्चुरी बनाती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती आती है, तो यहाँ पे आंसर नर्मदा हो जाएगा। करवाना है नर्मदा नदी मोहाना एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नद मुख बनाने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर जो है साथ लाए गए मलबों का निक्षेप नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है पंजाकार डेल्टा का उदाहरण मिसिसिपी और मिसौरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है। नर्मदा की सहायक नदियां में तावा, शक्कर, हिरन, ओरसंग, गंजाला, बंजर है, जबकि ताप्ती नदी की सहायक नदी में पूर्णा, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना है। कृष्णा की सहायक नदी में तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है उसमें इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, सबड़ी और बेनगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संप्रभु कौन है, तो आंसर हो जाएगा भारत के लोग। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। संप्रभु का अर्थ होता है नभ, जल और स्थल पर अपने क्षेत्राधिकार में एकाधिकार हो, बिना किसी प्रकार की बाहरी या आंतरिक दबाव के कोई निर्णय लेने में सक्षम हो। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा 22 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की।
22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने की औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी किया। इस उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग प्रांत बनाया गया। वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन का है निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है वो उपार्जित लक्षण है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बाल की प्रकृति आदि आनुवांशिक लक्षण है। लैमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संततियों से संप्रेषित होते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति व्यायाम द्वारा मजबूत मांसपेशियां बनाते हैं तो उसकी जो है संतान की मांसपेशियां भी निश्चित ही मजबूत होगी। उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होता रहता है। आनुवांशिक लक्षण जन्म के बाद प्रस्तुत होते हैं। फिर यहाँ पे आंसर आ रहा है, देखिए दे रहा है विच फेस्टिवल टू रेफर टू इन टोलस्टॉय लिटिल गर्ल्स वेयर देन मेन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में पशुपालन नहीं आता है। तृतीय क्षेत्र में पशुपालन गतिविधि सम्मिलित नहीं है। अर्थव्यवस्था को जो स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत जो है उद्योग विनिर्माण क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होता है। विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिकतम और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम होता है। भारत के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी का जो है स्थापना हुई थी, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी में। 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी का जो है स्थापना हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में किया गया था। वो है जर्मन वर्क्स पार्टी के द्वारा। कर जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जनरल वर्क्स पार्टी कर दिया गया। हिटलर इस संगठन का फ्यूहरर नेता बन गए। 1921 में जो है एडोल्फ हिटलर ने इस पार्टी का नेतृत्व किया। नाजी पार्टी का आधिकारिक तौर पर नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी था। नाजी पार्टी 1945 में हिटलर के मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। फांसीवाद का संबंध बेनिटो मुसोलिनी इटली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है वो कौन होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। इन्हें जो है मानसून वन भी कहा जाता है। वर्षा की मात्रा वनस्पति के प्रमुख वृक्ष और क्षेत्र देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए 250 सेमी से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होता है, जिसमें वृक्ष होता है एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, बांस। और ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आता है 200 से 250 सेमी तक जो वर्षा होता है उसमें अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई होता है। और वृक्ष जो होता है उसमें साइडर, होलक, कैल आदि होता है। ये अंडमान निकोबार, साइंदरी एवं मेघालय के पठार में पाया जाता है। फिर आता है 100 सेमी से 200 सेमी तक तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है। और इस वहाँ पे सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन आदि होता है। हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरिपद, भावर एवं तराई क्षेत्र में ये पौधा उगता है। उसके बाद आता है 70 से 100 सेमी तक शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सवाना वन, जो कि तेंदुए, खैर, बेल आदि आते हैं। ये यूपी के कुछ भाग, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बिहार आदि में जो है ये उगते हैं। नेक्स्ट आता है 70 सेमी से कम वाले, ये होता है शुष्क कटीली वनस्पति, नीम, खजूर, बबूल। भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये पेड़ उगता है, जिसमें खास करके राजस्थान क्षेत्र देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 40 से 60 सेमी तक के, तो इसमें सवाना वनस्पति, छोटे वृक्ष या घास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटक के कुछ भागों में उपस्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का कर है वेयर वाज सेंट संत कबीर ब्रॉट
अप इन हीज अर्ली चाइल्डहुड डेज। आंसर हो जाएगा वाराणसी। कह रहा है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा मैग्रोवी वन। कह रहा है सुंदरी वृक्ष मैग्रोवी वन में पाए जाते हैं। मैग्रोवी वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण पादप समुदायों का एक विविध समूह है जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय अपलावन जैसी सीमाकारी के बीच भी अस्तित्व को बनाए रखता है। मैग्रोवी वन पर्यावरण दृष्टि से बहुत लाभदायक है। मैग्रोवी वन जो है समुद्री तटीय क्षेत्र में भूमि कटाव और चक्रवात आदि को अवरोधक के रूप में कार्य करती है। मैंग्रोव वन जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। यह क्षेत्र समुद्री मछली और अन्य जीवों के लिए उपजाऊ प्रजनन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। यह क्षेत्र जो है शहद, जैनिन, मोम, मछली संग्रह के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैग्रोवी क्षेत्र जो है कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरी वृक्ष मैग्रोवी वन की मुख्य विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षिप्त हो जाएगा। बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइड निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइड का निर्माण होता है। कोहरे, धुंध तथा बादल द्रव एरोसोल कोलाइड का उदाहरण है। अब देखिए कुछ परिक्षिप्त माध्य कोलाइड का नाम उदाहरण कह रहा है ठोस में ठोस, तो सॉल्व बनता है जो कि ठोस होता है उसमें रंगीन कांच, रूबी, मोती हो जाएगा। ठोस में द्रव होगा तो हो जाएगा जेली या जेली, पनीर, मक्खन, फलों की जेली। फिर आता है ठोस में गैस, ये फॉर्म या ठोस बनेगा जिसमें प्यूम स्टोन, रबर, फोम इत्यादि आता है। द्रव में ठोस हो जाएगा तो सॉल्ट का निर्माण करेगा, सल्फर, जल, विलयन, नमक, बेंजिंग, विलयन, कीचड़। फिर आता है द्रव में द्रव, तो उसमें पायस का निर्माण होगा, तेल और दूध बनेगा। द्रव में गैस, झाग और फेन, साबुन का झाग फेन होगा। गैस में ठोस, इसमें एरोसोल ठोस होगा जो कि धुआं हो जाएगा। कह रहा है गैस में द्रव, एरोसोल जो द्रव, कोहरा, धुंध, बादल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। तो आंसर हो जाएगा जहरीला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहरीला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है संज्ञा शब्द प्रत्यय और विशेषण शब्द। कह रहा है चमक में इला जोड़ दिया तो चमकीला हो गया, अर्थ में इक जोड़ दिया तो आर्थिक हो गया, बुद्धि में मान जोड़ दिया तो बुद्धिमान हो गया, धनु में ई जोड़ दिया तो धनी हो गया, दया में वान जोड़ दिया तो दयावान हो गया, भारत में ई जोड़ दिया तो भारतीय हो जाएगा। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में बजट निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने का नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संसद में बजट पेश करते हैं। बजट से पूर्व संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। भारत में जो है बजट सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आंतरिक बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया जाता है। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है जिसे समांतर बजट कहा जाता है। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार और अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी बजट पेश करने वाले भारत के जो है वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन कह रहा है अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। तो डी हो जाएगा सूर्य। कह रहा है अक्षय एवं नवीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण सूर्य है। प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर ऊर्जा को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। अक्षय ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। अक्षय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल आदि अक्षय ऊर्जा के उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार सीमित है। ये अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अक्षय ऊर्जा और
ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए जो है संविधिक ऋण प्रदान करने हेतु एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में आयोजित कोप 21 के दौरान की गई थी। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन का है निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित किया गया है, जिसमें से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीट तथा देशी रियासत को 93 सीट आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 296 सीटों में जो है 292 सदस्य का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन जो है वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित निकाय था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं 15 सीट अन्य छोटे समूह को प्राप्त हुई। हैदराबाद से कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा उत्पादक वर्ग में आते हैं। करें एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग में आते हैं। उत्पादक वर्ग सपोषी होते हैं तथा पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। उत्पादक अन्य जीवों के जो है भोजन का मुख्य स्रोत होता है। उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। उत्पादक को खाने वाले जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव को खाते हैं। नेक्स्ट है वैसे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय उपभोक्ता उच्च कोटि का मांसाहारी होता है जो केवल मांसाहार ही ग्रहण करता है। पारितंत्र के घटकों को 2 समूह में बांटा गया है, एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। पारितंत्र के घटक देख लेते हैं अजैविक और जैविक। अजैविक जो है 3 है, इसमें भौतिक कारण, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आएगा। भौतिक कारण में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब होगा, जबकि अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होगा और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आएगा। जबकि जैविक घटक जो है ये 3 में होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में होगा हरे पौधे स्वपोषी और उपभोक्ता में होगा जंतु प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक में होगा सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन कर रहा है परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो आंसर हो जाएगा छात्रों के सीखने का आकलन। परख जो है हाल ही में खबरों में रहा है छात्रों के सीखने का आकलन क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। परख पोर्टल प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण है। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन कर रहा है जापान एक विकसित धनवान देश बना, तो हो जाएगा मानव संसाधन में निवेश द्वारा। जापान एक जो है विकसित धनवान देश मानव संसाधन में निवेश द्वारा बना है। जापान संसार के सर्वाधिक उन्नत देशों में से एक है। यहाँ मछली पकड़ने का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर है। जापान की कृषि योग्य भूमि में से आधी भूमि पर चावल की खेती होती है। यहाँ के याकोहामा, कोबे, नगोया और ओसाका महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन का है जितेंद्रिया शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर हो जाएगा जित जोर इंद्रिया, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 87 नंबर का है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन को
वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा को उर्वरकता प्रदान करने वाला पोषक तत्व बह जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनारोपण एक महत्वपूर्ण उपाय है। यांत्रिकीकरण के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा, जिसमें एक जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी और लास्ट वो है पीट एवं दलदली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो आंसर हो जाएगा जस्ता की। कह रहा है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने हेतु उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत वो जस्ता की है। जिंक प्रकृति में विभिन्न अयस्कों में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जिंक ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिंक का प्रमुखतः अयस्क वो जिंक ब्लेड होता है। नेक्स्ट है, जिंक का प्रयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के निर्माण मिश्र धातुओं आदि में होता है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा कहा जाता है। निथोपोन का उपयोग रंगाई से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जिंक सल्फाइड में स्फुदीप्त का गुण पाया जाता है, यानी उसको यदि वायुमंडल में छोड़ दे तो खुद वह जलने लगेगा। कह रहा है जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। एल्युमिनियम का अयस्क में बॉक्साइड है, कोरंडम है, फेल्सफार है, कारियोलाइट है, उसके बाद कारियोलाइट, एल्यूनाइट है काओलिनी है। तांबा के अयस्क में क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लास है, कॉपर पायराइट है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है संत रविदास वाज ए डाइस बाय प्रोफेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉबलर। कह रहा है यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, उसने मुझे सोता हुआ पाया। आंसर हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा NH 44 से संबंधित है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है और पूर्वी पश्चिम गलियारा NH 27 से संबंधित है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई लगभग 7300 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी NH 44 है और NH 44 की लंबाई वो 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में। करें शिक्षा और प्रशिक्षण मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधन 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने के लिए मानवीय संसाधनों को उच्च स्तर प्रदान करना अनिवार्य है। मानवीय संसाधनों को कौशल युक्त बनाने के लिए पूंजी का निवेश करना अनिवार्य शर्त है। एशिया के देश जापान और दक्षिण कोरिया मानव संसाधन में निवेश कर ही विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन कर रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस का उपयोग रसोई गैस के रूप में भी होता है। एलपीजी का प्रमुख अवयव घटक जो होता है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, लेकिन जब उसमें महक या बदबू डालने के जब से इसमें महक नहीं होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है उसमें बदबू या महक नहीं होता है। यदि लीकेज कर जाए तो पता नहीं चलेगा, तो इस लीकेज को पता लगाने के लिए उसमें एक मिथाइल मार्केप्टन डाला जाता है ताकि लीकेज हो तो उसमें महक आ जाए। कारण मीथेन को जो होता है वो होता है CH4, प्रोपेन मीथेन, इसके बाद 2 नंबर का होगा इथेन, फिर आएगा प्रोपेन, फिर आएगा ब्यूटेन, फिर आएगा पेप्टेन, फिर आएगा हेक्सेन। तो ये सारे में इसमें एक लगाता है, कार्बन 1 होता है, इसमें कार्बन 2 होगा, इसमें कार्बन 3 होगा, इसमें कार्बन 4 होगा, इसमें कार्बन 5 होगा, इसमें कार्बन
6 होगा। कह रहा भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि अक्टूबर नवंबर है। लौटते मानसून को मानसून का निवर्तन काल कहा जाता है। शरद ऋतु में लौटते मानसून से कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होती है। 15 सितंबर के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून का निवर्तन प्रारंभ हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को भारतीय मानसून भी कहा जाता है। तमिलनाडु में वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। 1917 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। 1917 में भारतीय व्यापार सेठ हुकुमचंद द्वारा स्थापित यह जूट मिल भारत की पहली देसी जूट मिल थी। जूट का प्रथम कारखाना स्कॉटलैंड के निवासी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा रिसरा कोलकाता में 1855 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में किया गया था। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन का है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में इसे काल बैसाखी, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉस या कॉफ़ी वर्षा, केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा जो कि आम फसल के लिए लाभदायी होता है, राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। सविनय आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए। नेक्स्ट है इस यात्रा के दौरान गांधी जी 24 दिन में 240 मील, अन्य स्रोतों से 241 मील की लंबी यात्रा कर दांडी पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है दांडी गुजरात के नवसारी जिले का तटीय गांव है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को स्थगित किया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण लंदन से सम्मेलन को बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है 4 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ जो अप्रैल 1934 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप जो है बम्बई वर्तमान गुजरात के धरसाना में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सरोजिनी नायडू, मनीलाल तथा इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रही ने धरसाना नमक कारखाने पर धरना दिया। असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक जो है यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया था। 99वां क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर हो जाएगा स्टालिन। कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। 1917 में बोल्शेविक की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ रूस का जो है गांधी कहा जाता है। जोसेफ स्टालिन 1924 से 53 तक पूर्व सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहा। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ का जो है तानाशाह था। पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में स्टालिन का योगदान महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टालिन ने 1928 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो आंसर हो जाएगा विकासशील देश में आता है भारत।
अरे भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अल्प विकसित देशों में वे देश आते हैं जहां प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापों का आधार होता है। नेक्स्ट है पूंजी और औद्योगिक विकास निम्न स्तर का होता है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। विकासशील देश में वे देश आते हैं जहां अल्प विकसित और विकसित दोनों प्रकार की विशेषता देखी जाती है। विकसित देशों में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। हाल ही में विश्व बैंक में जो है भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आएगा 18वां नंबर पेपर, ठीक है। इस तरह से हम डेली आपको 2 से 3 या 1 वीडियो डेली अपलोड करेंगे। इस 63 सेट को जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आगामी एग्जाम जो होगा उसमें काफ़ी ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।